772 पर ये कांची टेलीविज़न है। कांची टेलीविज़न पर अब हम दो भाई, मैं विकी गिल और विजय मोमी जी, आपका तहज़ीब प्रोग्राम में स्वागत करते हैं। तहज़ीब प्रोग्राम आपकी सेवा में हर फ्राइडे को, शुक्रवार को पेश किया जाता है पूरे 1 घंटे के लिए। कैमरे के सामने आपकी सेवा में मैं रहूँगा विकी गिल और कैमरे के परली तरफ विजय मोमी जी, जो कि यकीनन दुनिया के सबसे अच्छे फोटोग्राफ़र हैं और उसके साथ साथ एक बहुत अच्छे वीडियोग्राफ़र भी हैं। वो आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे। आज के प्रोग्राम में बहुत से फीचर्स आपकी सेवा में पेश किए जाएंगे जिनको मैं ही पेश करूंगा, लेकिन बहुत जल्दी अलग अलग लोगों को भी इन्वॉल्व किया जाएगा जो कि छोटे छोटे फीचर्स इस 1 घंटे के प्रोग्राम में आपकी सेवा में पेश करें। ऐसा लगेगा जैसे कि कपड़े की दुकान में जाएं तो वहाँ पर आप कट पीस ले लेते हैं ना, कट पीस, उनसे ब्लाउज़ बन जाता है या कहीं टाकी लग जाती है, इस तरह से यहाँ पर भी कट पीस मिलते होंगे उन दुकानों पर जहाँ पर पौंड यार्ड का कपड़ा मिलता है, या फिर वैसे भी चीज़ें जहाँ मिलती हैं। लेडीज़ के डिपार्टमेंट का ज़्यादा पता होता है, लेकिन आज हम कट पीस की तो बात नहीं कर रहे। बात हम ये कर रहे हैं कि आज के प्रोग्राम में पहले तो पिछले हफ्ते जो कांची टेलीविज़न पर गुरुपुरब हुआ था, हर किसी के अपने अपने एक्सपीरियंसेस होंगे। मैं भी आया था और मेरे अपने एक्सपीरियंस हुए। जो मुझे पिछले हफ्ते कांची टेलीविज़न के स्टूडियोज़ में, जो मेन हॉल है बड़े वाला, वहाँ पर गुरुपुरब का मेला लगा था, उसके बारे में जो मैंने खुद देखा, जो कांची टेलीविज़न के प्रेजेंटर्स के साथ मुलाकात हुई, उनसे मैंने क्या सीखा और उन्होंने मुझे क्या सिखाया और उनसे क्या बातें हुई और उन बातों ने कैसे मेरे दिमाग में एक प्रेजेंटर की जो छवि बनी हुई थी उसको निखारा, ये सब कुछ बताया जाएगा। फिर उसके बाद आप तो जानते ही हैं कि जैसे एक वकील साहब के साथ मैं काम करता हूं और वो मेरे कैरेक्टर को, मेरी पर्सनैलिटी को ऊंचा उठाने के लिए बहुत मेहनत करती हैं। तो उन्होंने मुझे कहा था कि तेरे घर में हर चीज़ की एक कहानी है, तेरे पास जो कुछ भी है उसकी एक कहानी है। तू अपना YouTube चैनल बना, जैसे कि विजय मोमी जी ने बनाया है, और हर चीज़ की जो कहानी है वो सबको सुना। तो वो तो जब बनेगा तब बनेगा, लेकिन आज ये जो कमीज़ है इसकी क्या कहानी है मैं आपको थोड़ी सी सुनाऊँगा। फिर ये फीचर भी ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद असली फीचर स्टार्ट हो जाएगा जो कि प्रोग्राम को एंड तक ले जाएगा। वो जो फीचर है वो परछाई की कहानी है और ये परछाई की कहानी मेरे दिल के बहुत करीब है। ये कहानी मैंने खुद लिखी है। आप तो जानते ही हैं कि ये कहानियाँ लिखने की वजह से जितनी एशियन कम्युनिटी थी उन्होंने कहा भाई तुम ये कहानियाँ मत लिखा करो, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मुझे अवार्ड दिया, टाउन हॉल में बुलाया था और लॉर्ड मेयर साहब ने अवार्ड दिया था। वो आज भी मेरे पास है और आप सबको इस बात का मालूम है। तो एक परछाई की कहानी जो कि लेटेस्ट मैंने लिखी है आपको ज़रूर सुनानी है। उसके बारे में मैं आपको पहले यहाँ बता के आया हूँ। ये बात नहीं है कि आपको पता नहीं होगा, क्योंकि मैं अपने फेसबुक पर, आप मुझसे दोस्ती कीजिए ना। अगर आप सोचते हैं कि आप फेसबुक पर नहीं हैं तो आपके लड़के होंगे, आपकी लड़कियां होंगी, आपकी बहुएं होंगी, आपके रिश्तेदार होंगे, उनको कहिए कि मुझे फेसबुक पर ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि मेरा फेसबुक और कांची टेलीविज़न जो है वो एक प्रोग्रेसिव चैनल है। हम सबको चाहिए कि हम एक दूसरे की मदद करें और मदद के साथ ही दुनिया चलती है। आज एक रिलीजन है जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा तरक्की कर रहा है और बहुत सी गवर्नमेंट्स हैं उनको उस रिलीजन से डर लगता है, लेकिन उस रिलीजन के लोगों से अगर आप मिलते जुलते हैं तो आप देखते हैं कि कैसे वो एक दूसरे को अपने पास बुलाते हैं, प्यार करते हैं, इकट्ठे मिलकर प्रेयर्स करते हैं, एक दूसरे का जो भी बिजनेस है उसमें मदद करने के लिए वो क्या कर सकते हैं उसके बारे में बातें भी करते हैं और मदद भी करते हैं। उनका कोई भाई बहन फाइनेंशियली कमज़ोर है तो सारे चंदा इकट्ठा करके उसकी मदद भी करते हैं। ये अब आपका रिलीजन है या किसी और का रिलीजन है ये तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं, लेकिन मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। तो उन्हीं की तरह से हम सबको भी एक दूसरे को उनके आर्ट के हिसाब से उठाना चाहिए। अब जैसे मैं हूँ, आप मुझे कहें तू बस ड्राइवर बन जा, तो मेरी शक्ल देखिए, मेरे कपड़े देखिए, मेरा हुलिया देखिए, मेरा आर्ट देखिए, मैं क्या बस ड्राइवर बन सकता हूँ? लेकिन हाँ, अगर कोई बस ड्राइवर है, उसको कोई प्रॉब्लम है तो हम उसकी मदद अपने आर्ट से ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन मेरे आर्ट को और उठाने के लिए अगर कोई बस ड्राइवर है वो क्या कर सकता है, ये उसको सोच के साथ मेरी हेल्प करनी चाहिए।
आपका अगर बिजनेस है तो संगीत टेलीविज़न की तरफ से, मैं अपने आर्ट की तरफ से और विजय मोमी जी अपनी तरफ से, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, हम बेस्ट सॉल्यूशन लेकर खड़े होंगे। लेकिन आप भी तो हमें सपोर्ट कीजिए ना। और सबसे पहली सपोर्ट तो ये है कि फेसबुक पर हमको ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ पर हम क्या क्या कर सकते हैं, हम क्या क्या कर रहे हैं, आने वाले हफ्तों में हम क्या करेंगे, ये हम आपको बताएंगे और आप उसके हिसाब से चलिएगा। मेरे फेसबुक पर तो दुनिया भर के जो लोग हैं वो मेरे दोस्त हैं, और ख़ास करके फिल्म डायरेक्टर्स, फिल्म राइटर्स, स्टोरी राइटर्स अमेरिका के सबसे ज़्यादा हैं, भारत के भी हैं, लेकिन अब हम यूरोपियन हैं और अब हम यहाँ रहते हैं तो हमारा जो कांटेक्ट है वो इधर के लोगों से ज़रा ज़्यादा हो जाता है। उधर के लोगों की, जो इंडिया और पाकिस्तान के लोग हैं, उनकी अपनी मार्केट वहाँ बहुत है, वो अपने हिसाब से उधर चलते हैं, और जो वो लोग कर सकते हैं वो हम नहीं कर सकते, लेकिन जो हम कर सकते हैं वो लोग नहीं कर सकते। आदमी अपनों में ही अच्छा लगता है और हम अपनों में ही अच्छे हैं। उन लोगों के पास फाइनेंशियली कितनी है सब कुछ, हमारे पास नहीं है और ना ही हो सकता है, आपको मालूम है। और आप लोगों की कितनी मदद है ये आपको अच्छी तरह से पता है। तो जितने भी हमारे पास लिमिटेड सोर्सेज हैं उसके हिसाब से हम अपनी तरफ से बहुत अच्छा करके आपको दिखाते हैं, और आपके मुंह से वाह वाह निकलती है तो हमें बहुत खुशी होती है। आइए आज के प्रोग्राम को शुरू करते हैं। अब मैं आपकी नानी तो हूँ नहीं जो कि बातें इस तरह की आपको सुनाना कर दूँ और 100 तरह के शिकवे लेकर बैठ जाऊँ। सबसे पहले तो आज जुम्मे की हर किसी को बहुत बहुत मुबारकबाद। आज फ्राइडे है, बहुत से लोगों ने संतोषी माता का व्रत रखा होगा, बहुत से लोगों ने और भी बहुत कुछ प्लान किया होगा। मैंने भी वीकेंड के लिए बहुत कुछ प्लान कर रखा है। जाने से पहले आपको बता के जाऊंगा कि आज की रात मैंने कहाँ जाके जश्न मनाना है, क्योंकि हम आर्टिस्ट लोग हैं। अगर हम तरह तरह की जगहों पर ना जाएं, इधर उधर ना खड़े हों, अगर हमारा जी ना लगे तो हम आपका जी कैसे लगाएंगे। आप तो सिंपल से लोग हैं, गुरुद्वारे चले गए, मंदिर चले गए, मस्जिद चले गए, ज़रूर जाना चाहिए, लेकिन फिर वहाँ से आके आप मैं ऐसे एंटरटेन तो नहीं कर सकते ना, जैसे कि मुझे आपको करना पड़ता है, ताकि आप जब तक वहाँ गाड़ी चलाते हुए जा रहे हैं आपके मुंह पे मुस्कुराहट रहे। बहुत से हमारे भाई बहन ऐसे हैं जिनको ये शिकायत है कि अब मैं रेडियो पर नहीं बोलता, लेकिन वहाँ से मैं प्रोग्रेस करके टेलीविज़न में आ गया हूँ और एट द मोमेंट मैं टेलीविज़न में ही दिल लगाना चाहता हूँ। और आप मुझे टेलीफोन पर जैसे कि रेडियो लगा के सुनते हैं, उसी तरह से टेलीविज़न को भी सुन सकते हैं और देख भी सकते हैं। ख्याल रहे ट्रैफिक वार्डन आसपास ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि टेलीफोन आपने ऐसे लगा रखा हो, हाथ में स्टीयरिंग हो और उसको देख रहे हो, वो तो आकर आप गर्दन पकड़ लेगा, फिर चलान हो जाएगा, फिर शिकायतें मत करना। हाँ, लगा के उसको साइड पे रख लिया। लगाने का बहुत आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आप पहले अपना टेलीफोन ऐसे लीजिए, फिर ऐसे करके ऐसे, फिर ये गूगल का साइन आ जाता है, गूगल को दबाइए। गूगल दबा लिया, फिर यहाँ पे आप लिखिए www.kashitv.co.uk, फिर आप इसको दबा दीजिए। जैसे ये आ गया, सबसे ऊपर वाला इसको दबा देना। ये आ गया, देखो सिंपल है, सबसे सिंपल, हमारे जितना सिंपल और कोई नहीं है। लोगों को वाल छाल में मज़ा आता है, लेकिन हमें सिंपलिसिटी में आता है। बस ये जैसे एरो बने ना, इसको दबा दो। देखो अब मैं बोल रहा हूँ स्टूडियो में और ये आदमी यहाँ बोल रहा है, ये मैं, तो इसको आप साइड पे रख लें, सुनते रहें, और जब दिल करे तो एक नज़र इधर भी इनायत कर लें। ये बात हो गई। आइए आप प्रोग्राम को शुरू करते हैं, और सबसे पहले पिछले हफ्ते जो गुरुपुरब हुआ था उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, आप हर जगह जाते हैं और डिफरेंट कम्युनिटीज़, डिफरेंट रिलीजन के लोगों से मिलते हैं, आपको पता लगता है। बहुत से लोगों ने आपने टेलीविज़न पर भी सुना होगा और रेडियो पर भी सुना होगा, जो कि कहते हैं औरों का तो हमें पता नहीं, हमारे में ऐसा होता है, औरों का तो हमें पता नहीं, हमारे में ऐसा होता है। अब देखिए, वो कोई जाहिल होते हैं जो इस तरह की बात करते हैं, क्योंकि अब इंग्लैंड एक मल्टी रेशियल, मल्टी कम्युनिटीज़ का और मल्टी रंगों का, लोगों का एक कंट्री है। यहाँ पर हम सब लोग मिलकर एक दूसरे के साथ चलते हैं और हमें एक दूसरे का पता होना चाहिए। भारत में श्रीमती इंदिरा गांधी, पंडित नेहरू, महात्मा गांधी, इंटीग्रेशन का, एकता का, इवन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, बाबा साहब, वो भी यही कहते कहते इस दुनिया से स्वर्गवास हो गए, मगर हमें एकता नहीं आई और ना ही आएगी और ना ही आनी है।
अगर एकता आ गई तो हमारे बिजनेस कैसे चलेंगे, आप ये भी सोचिए ना। लेकिन फिर भी हम चाहते हैं, हम चाहे भूखे मर जाएं, हम लेकिन दुनिया को एक करके स्वर्गवास हो जाएं। लेकिन ढाक के 3 पात, वही तरकड़ियाँ और वही बट्टे सारी ज़िंदगी चलेंगे। जहाँ तक एकता का ताल्लुक़ है वो तो जब होगी तब होगी। लेकिन काशी टेलीविज़न पर गुरपुरब था संडे को एक और वोलसोल में टेम्पल है, वहाँ पर भी फंक्शन था। मुझे वहाँ भी जाना था, मुझे यहाँ भी आना था। तो मेरे दिल में बड़ी उमंग थी कि मैं यहाँ आऊँ और अब जो मेरे साथी हैं, मेरे प्रेजेंटर्स हैं यहाँ पर, जिन लोगों का टेलीविज़न स्टेशन है और जो लोग सुनते हैं, उनसे आकर मिलूँ, उनसे बातें करूँ। एक दूसरे को जानने का मन करता है ना, और जानना भी चाहिए, इंसान बेहतर महसूस करता है। तो पहले तो मैं मंदिर गया, बाबा जी से मिला, माथा टेका, फिर उसके बाद में यहाँ आ गया। यहाँ जब मैं आया तो बाहर से ही बड़े बड़े हसीन लड़के लड़कियाँ, खूबसूरत आदमी, अंकल टाइप भी, ओल्ड भी, जवान भी, ऐसे आ जा रहे थे जैसे प्रभात फेरी होती है ना। प्रभात फेरी में लड़के लड़कियाँ बड़े जोश के साथ सब कुछ कर रहे होते हैं, तो वो जोश था, हर किसी की आंखों में चमक थी। और ये सब कुछ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप भी जब अगले साल फंक्शन होगा तो काशी टीवी पर ज़रूर तशरीफ़ लेके आइएगा और सब चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ वो देखिएगा। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप वहीं पर मुझे पकड़ के कहिएगा, भाई तुम तो ये कह रहे थे, आगे तो ये नज़र आ रहा है, क्या बात है ना। तो जैसे ही मैं नीचे आया तो हर कोई जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव ऐसे करने लगा। तो मैं पहले सोचता था कि कोई सत श्री अकाल वाला हो सकता है, कोई जय गुरुदेव वाला हो सकता है, कोई जय बाबेदी वाला हो सकता है, तो किसी को मैं कुछ और कह के अपसेट ना कर दूं, तो बेहतर है मैं सबको गुड आफ्टरनून कहूं। तो मैं गुड आफ्टरनून करता हुआ सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। हमारे यहाँ बड़ा प्यारा स्टेयर केस है लकड़ी का, आप कभी आइएगा, बड़ा दिल लगता है उसके ऊपर चढ़ के, ठक ठक की आवाज़ आती। और एक इंग्लिश की फिल्म आई थी रेबेका, आपने वो देखी होगी, उसमें ऐसा स्टेयर केस था। पुरानी बिल्डिंगों में अक्सर ऐसा स्टेयर केस होता है। ये आर्ट डेको स्टेयर केस है, ये बिल्डिंग भी आर्ट डेको है। यहाँ ऊपर एक गुंबद हुआ करता था, उसके शीशे टूटे हुआ करते थे। जब ये टेलीविज़न स्टेशन बना था तो उन दिनों में यहाँ बैठकर प्रोग्राम करता था, इतनी ठंड होती थी, हाय हाय बोलते हुए मैं थर थर कांपा करता था। मेरे हाथ यहाँ ऐसे मैं ऊपर रख के बैठता था ताकि ठंड ना लगे। लेकिन अब तो अल्लाह की मेहरबानी से सब कुछ ठीक ठाक है, टाइम के साथ साथ प्रोग्रेस होती। तो फिर मैं ऊपर पहुँचा। ऊपर मैं जब आया तो आदमी एक कमरे में बैठे हुए थे, कुछ श्रद्धालु जो थे, हमारे टेलीविज़न स्टेशन में एक गुरुद्वारा भी है वहाँ पर थे, और कुछ 4 के ग्रुप उधर खड़े थे, 6 के ग्रुप इधर खड़े थे। एक कमरा था, इधर है हमारा बहुत बड़ा कमरा है, स्टाफ रूम। आप कभी आके देखिएगा, 4-5 सोफ़े बड़े बड़े ऐसे लगे हुए हैं, बड़ी बड़ी कुर्सियाँ हैं, सामने एक अलमारी है, उसके पीछे एक शीशा लगा हुआ है, ऐसे बड़ा कुछ है। फूल हैं कागज़ के बड़े बड़े, तो बड़े बड़े फ्लावर पॉट्स भी हैं। मैं एक कुर्सी है, उसके पास फ्लावर पॉट है, मैं डर के मारे वहाँ नहीं बैठता कहीं मेरे ऊपर ना गिर जाए। तो मैं उसके अंदर जब मैं वहाँ देखा तो बहुत सी वेरी वेलकमिंग और बहुत दोस्ती से भरी हुई आंखें मुझे देख रही थी। तो आदमी को जिधर से प्यार मिलता है, कशिश होती है, उधर जाता है। तो मैं उधर गया, वहाँ पर इतने बड़े बड़े पतीले थे, एक टेबल पर यूँ लाइन लगी हुई थी, 6 पतीले थे, और उनमें उनके ऊपर बड़े बड़े ढक्कन थे, और उनमें बहुत ही प्यार से पकाया हुआ खाना था। अब खाना क्या क्या था वो तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं जब गया तो वहाँ पर एक जो लेडी थी उससे बड़े प्यार से मुझे मुस्कुराकर एक प्लेट दी, और फिर मैंने ऐसे किया। उन्होंने मुझसे ये नहीं पूछा कि ये लोगे ये लोगे, ये लो। उन्होंने बड़े प्यार के साथ सारा कुछ मुझे सर्व किया, और ये नहीं था कि अद्धी कड़छी पा के हाथ पीछे खींच लिया, ऐसा नहीं था। प्रॉपर 2 कड़छियाँ भर के पाइयाँ, एंड फिर देखा भाई और ते मैं ऐसे। लेकिन कई जगह तो इतने खाना जैसे सूंघ ना हो, पता लग जाता है कि अंदर कंजूस है, ऐसा नहीं था। रज के
खाते, फिर दही था वो भी इतना सारा, दाल भी इतनी सारी, सब्जी, एवरीथिंग। फिर रोटियां पकी हुई थी, सचमुच ऐसे लगता था जैसे जो रोटियां हैं वो ना परमात्मा का नाम लेते हुए। परमात्मा का क्या नाम है ये तो कोई नहीं जानता, क्योंकि परमात्मा को किसी ने नहीं देखा, लेकिन वो लोग जो भी सोचते हैं परमात्मा का नाम है अपने धर्म के हिसाब से, वो जपते जपते उन्होंने पॉजिटिव फीलिंग्स के साथ वो रोटियां पकाई थीं। वो रोटी खा के पता लगता था। और फिर उन्होंने खाना डाल दिया और वो ढक्कनों को बंद करके वहाँ पे पास में खड़ी होके दूसरों को की लुक आफ्टर करने लगी। हमारे यहाँ पर एक प्रेजेंटर है, तो मैं उनके पास जाकर बैठ गया। वो बैठी हुई थी और वो किसी से बात नहीं कर रही थी, बहुत वेल डेकोरेटेड अपना जैसे आई थी वो फंक्शन में, तो फंक्शन के हिसाब से महरून सूट पहना हुआ था, चुन्नी ली हुई थी, सोने के गहने पहने हुए थे, बाहें ऐसे की हुई थी ताकि ना वो इतनी सी चूड़ियाँ नज़र आएँ, और मुझे देखिए ना गला ऐसे कर लिया ताकि सेट पहना हुआ था वो नज़र आए। तो मैं भी उनके पास बैठ गया, तो कहने लगी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक बात है कि भाइयों से और बहनों से हाल नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि हाल बीमारों का पूछा जाता है, और उनको देखिए स्माइल करके विश करना चाहिए। इसके पीछे भी एक कहानी है, वो मैं किसी और दिन सुनाऊंगा, लेकिन उन्होंने ऐसे करके बात की। तो फिर पास में कोई और आई और उन्होंने कहा कि इसको तो हम बहुत टाइमों से देखते हैं और सुनते हैं। तो वो जो लेडी बैठी थी, मैं आपको हिंट दे देता हूँ, उनका नाम मिसेस मल है। तो उन्होंने एक बात कही जो सुनकर मैंने दोबारा उनको देखा, क्योंकि 1976 में एक मैगज़ीन आई थी, उसका नाम था मायापुरी। वो जो बात उन्होंने कही वो मायापुरी मैगज़ीन में थी, तो इसका मतलब है कि उन्होंने वो मैगज़ीन पढ़ी होगी, तभी उनको इस बात का पता था और उन्होंने वो बात मेरे ऊपर कही। देखिए, हम सब का एक रिश्ता है, आपका, मेरा, विजय मोमी का, हंसराज जी का, हर किसी का एक दूसरे के साथ, और वो रिश्ता एजुकेशन का, और वो रिश्ता अफेक्शन का, मानवता का, ह्यूमैनिटी का है। इसमें कोई शक नहीं है। हमारी एक दूसरे से शादियां नहीं हुई, हमारी एक दूसरे के साथ कोई राखी नहीं बांधी हुई, हमारा इल्म का रिश्ता है जिसे कि उर्दू में कहते हैं, मतलब कि हमारा एजुकेशन का रिश्ता है। तो उन्होंने जो वो बात कही ना, वो मैगज़ीन मैंने भी पढ़ी हुई थी, और जब उन्होंने वो बात कही तो मुझे एकदम से याद आ गया। जब मुझे याद आया तो उन्होंने, ऐसा हुआ कि वो जो लेडी पास खड़ी बोल रही थी, उस लेडी ने कहा कि असी तैनू बड़े साल तो देख रहे हैं। तो वो जो लेडी थी यहाँ की प्रेजेंटर मिसेस मल, वेरी सिंपल लेडी, बहुत ही नाइस लेडी, वो कहने लगी कि असी सारे प्रेजेंटर हाँ, ये भी प्रेजेंटर है पर ये एक्स्ट्रा करता है। तो मैं सुन के इतना खुश हुआ कि मेरा दिल किया कि मैं उनके पाँव छूं, मगर कई बार बहुत से लोग पाँव छूने से नाराज़ हो जाते हैं, इसलिए मैंने पाँव नहीं छुए। वो क्योंकि 1976 की फिल्मी मैगज़ीन मायापुरी में माला सिन्हा के बारे में ये आया था कि सारी एक्ट्रेसेस एक्टिंग करती हैं, जैसे जैसे डायरेक्टर उनको कहता है, वो जितना कहता है वो उतनी एक्टिंग करके रुक जाती। लेकिन माला सिन्हा ही एक ऐसी एक्ट्रेस है कि ये वो सारी डायरेक्शन जो फिल्म का डायरेक्टर देता है वो तो करती ही है, मगर साथ में वो एक्स्ट्रा भी करती है, जिसकी वजह से वो दूसरों से ज़्यादा फेमस हो जाती। तो उन्होंने जब ये बात मेरे बारे में कही, मेरा दिल बाग बाग हो गया। उन दिनों मैगज़ीन्स ब्लैक एंड वाइट आया करती थी, मतलब फ़ोटोएं जो थी ना वो कलर में नहीं होती थी। तो वो माला सिन्हा का मुझे ऐसे करके वो हरियाली और रास्ता मनोज कुमार के साथ जो एक सीन था वो एकदम से याद आ गया, और मेरे दिल में इतना प्यार आया उस प्रेजेंटर के लिए कि वो मैं लफ्ज़ों में बयान ही नहीं कर सकता। फिर आप अगर मेरा फेसबुक खोलें और वहाँ पर देखें, एक लेडी थी, उन्होंने पीला सूट पहना हुआ था, वो भी हमारी प्रेजेंटर हैं, बहुत अच्छा मेकअप किया हुआ था। वो मेरे सामने खड़ी हुई थी और बड़ी अफेक्शन से वो मेरे पास आई। उनका नाम तो कुछ और है, लेकिन मैंने प्यार से उनका नाम सावित्री रखा हुआ है,
क्योंकि उनको देखो तो लगता है कि कोई सावित्री आपके सामने खड़ी। वैसे भी वो हर बात में अपने हस्बैंड की बात वो ज़रूर करती। और जो शादीशुदा लेडीज़ हैं, रिस्पेक्टेबल लेडीज़, उनकी मैं बहुत इज़्ज़त करता हूँ, क्योंकि इंग्लैंड में बहुत कम है। ज़्यादातर जगहों पर तलाक हो रहे हैं, ज़्यादातर जगहों पर एक दूसरे को लोग छोड़ रहे हैं, लेकिन जो अपने पति की रिस्पेक्ट करती हैं और जिनके पति उनकी हर ज़रूरत पूरी करते हैं और उनकी इज़्ज़त करते हैं, वो बहुत कम हैं और आने वाले टाइमों में और भी ज़्यादा कम हो जाएंगे। उनमें से एक मैं भी हूँ। आपको पता है कि मैं भी छोड़ा हुआ हूँ, कि एक ज़माने में मैं शादीशुदा हुआ करता था, लेकिन मेरा उठना बैठना, रहन सहन, सलीका तरीका क्या है, ये तो मुझसे ज़्यादा आपको पता है। तो वो मेरे पास आई, आके ना कहने लगी, मैंने कहने लगी मेरे हस्बैंड भी आपका प्रोग्राम देखते हैं और हम आपको याद करते हैं। मैं कह जी थैंक यू वेरी मच इंडीड। देखो, उन्होंने अपने हस्बैंड की बात पहले की, ये बड़ी इज्जत की बात है। वो ये भी तो कह सकते थे मैं प्रोग्राम देख दिया, मैं इंज है, ऐसा नहीं किया उन्होंने। वेरी रिस्पेक्टफुली, जैसे कि एक मैरिड औरत को करनी चाहिए, उसने ऐसी बात की। फिर कहने लगी, सेकेंड बात ये थी, आजकल जो यूक्रेनी हो रहा है, ਇਹਦੇ बारे तुसी की सोचते हो? तो मैंने कहा जी बहुत बुरा हो रहा है और ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं सोच ही नहीं सकता कि इस ज़िंदगी में मैं एक और वॉर देखूंगा, क्योंकि मैंने 1965 की वॉर भी देखी है, 1971 की वॉर भी देखी है, और फिर अब उसके बाद हम ये यूक्रेन की वॉर देख रहे हैं, जिसकी वजह से हम पर भी इफ़ेक्ट हो रहा है। तो वो कहने लगी कि देखो जिस तरह से पुतिन चल रहा है रशिया का, अगर वो ऐसे ही चलता रहा तो ये पृथ्वी का भूगोल ही बदल जाएगा। उन्होंने जब भूगोल का वर्ड यूज़ किया तो मैं कहती, देखो ये लेडी सचमुच पढ़ी लिखी है जिसने ये वर्ड भूगोल कहा है, और ये भूगोल इन्होंने पढ़ा है, तभी तो इसको भूगोल वर्ड का पता है। और आप बिलीव करें, पिछले 30 साल से मैं मीडिया के फील्ड में हूँ और कितनी ही प्रेजेंटर्स को मैं मिला हूँ, कितने ही आदमियों को मैं मिला हूँ, लेकिन बहुत सी ऐसी प्रेजेंटर जो कहती है मैं इतना पढ़ी हूँ, मैं इतना पढ़ी हूँ, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, वो सब झूठ बोलती, क्योंकि उनके मुंह से आज भी एक भी एजुकेशन की बात मैंने सुनी ही नहीं। अब इंग्लैंड तो एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे कि खूह का गोवा डड्डू है, जैसे कि पंजाबी लोग कहते हैं। तो उसी तरह से अगर मैं कहता हूँ कि जी मैंने MA PhD किया है, तो मेरे पास में एक और झूठा खड़ा होगा, वो कहेगा हाँ जी वो जिस यूनिवर्सिटी में इन्होंने किया है ना, उसका प्रिंसिपल मैं था। मैं बस वो एक दूसरे के गवाह बन जाते हैं और इसी तरह से निज़ाम आगे चल रहा है। अंदर ही अंदर सबको पता होता है कि क्या है। लेकिन इस लेडी ने अपनी बातचीत में इतनी रिस्पेक्ट और इतनी शब्दावली अच्छी का इस्तेमाल किया कि मैं तो उसका फ़ैन हो गया, इतना ज़्यादा। मैं क्या, बड़ी मेहरबानी सिस्टर, थैंक यू वेरी मच। लेकिन उनको नहीं पता था कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है और मैं प्रोग्राम में आके उनकी बातें करूँगा। फिर उसके बाद एक और प्रेजेंटर मिली, वो आप फोटो में देखोगे, उन्होंने हरे रंग का सूट पहना हुआ था, उनका नाम भी मैं भूल गया। बड़ी अच्छी लेडी। सबसे बात तो अच्छी ये कि उन्होंने जो सूट पहना हुआ था वो इतना अच्छा प्रेस किया हुआ था कि एक भी शिकन नहीं दिखती थी, और चुन्नी उन्होंने धो के हाथ से ऐसे सुखाई होगी, क्योंकि एकदम बढ़िया चुन्नी थी और नाइसली उन्होंने ली हुई थी। बड़ी सिंपल, बड़ी प्यारी ज्वेलरी ली हुई थी। वो मेरे पास आई और कहने लगी तैनू तो सुन के असी प्रेजेंटर बन गई हैं, रेडियो प्रेजेंटर। वो पास ही में एक रेडियो है, वहाँ से आई थी। उनका नाम और हमारे टेलीविज़न का नाम मिलता जुलता है। तो मैंने उनको कहा, मैं क्या, अच्छा ये तो बहुत खुशी की बात है। कहने लगी वहाँ मैं अपने हस्बैंड, कहती थी वो, वहाँ मैं अपने हस्बैंड के साथ जाती हूँ। मैं कहा जी ये तो उससे भी खुशी की बात है, आप क्या प्रोग्राम करती हैं? तो वो कहने लगी कि असी तो खुशी का प्रोग्राम करीदा है, दुनिया च इन्ने दुख हैं, इन्ने गम है, असी चाहते हैं सारी दुनिया च खुशी होवे। वो ना वो खुशी को कहती थी खुशी होवे। तो ना फिर उसके सॉरी हंसने की बात नहीं है, सीरियस बात है।
मैंने उनको कहा जी अच्छा, लेकिन फिर भी आप किस तरह का प्रोग्राम करती हैं? तो उन्होंने जैसे चुन्नी को अपनी को ऐसे ठीक किया और चुन्नी ठीक करते हुए कहती है मैं ते मेरे हस्बैंड असी तां जी समाजिक प्रोग्राम कर दिया। आप बिलीव करें 30 सालों में पहली बार, इनफैक्ट जब से मैंने स्कूल छोड़ा है, वो आज से 100 साल पहले की बात है, तब से मैंने ये वर्ड सामाजिक पहली बार स्कूल के बाद काशी टेलीविज़न पिछले संडे को सुना। सामाजिक ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ और खुशियाँ बारे प्रोग्राम करते हैं। मैंने देखा उन्होंने जान के ये बात नहीं कही थी, और वो बात करने के बाद वो अपना और लेडीज़ में जहाँ जहाँ पर वो थी वहाँ चली गई। उसके बाद और भी बातें हुई, बड़ा कुछ हुआ, लेकिन मैं इतना इम्प्रेस हुआ इनकी बातों से और इनकी नॉलेज से और इनकी एजुकेशन से और इनके दूसरे के साथ मेल जोल से, और कितनी तहजीब के साथ, कितने रिस्पेक्ट के साथ, ये नहीं हे क्या हाल है भैया, ऐसे जैसे चुड़ैलों की तरह बहुत सी होती हैं हमारे ही फील्ड में है, लेकिन ये इतनी रिस्पेक्टफुल थी, मैं आपको क्या बताऊं। मैं तो उनको देखता ही रह गया टू बी ऑनेस्ट। और आज मैं उनकी बातें टेलीविज़न पे कर रहा हूँ। एक तरह से ये है कि उन्होंने इतना इम्प्रेशन बनाया कि आज उनकी बातें टेलीविज़न पर हो रही हैं। भगवान उनको तरक्की दे और वो और भी ज़्यादा एजुकेशन का इस्तेमाल करती हुई मीडिया में आगे बढ़ें, और जैसे इन्होंने मुझे इम्प्रेस किया, आप सब लोग भी इनसे इम्प्रेस होकर इनकी बातें करें, ताकि एजुकेटेड, सुलझे हुए, अच्छे लोगों की बातें सामने आए। आजकल ऐसी बातें सामने नहीं आ रही हैं। इसी वजह से दुनिया में जो मोरल है और जो लेवल है वो गिरता जा रहा है, धीरे धीरे गिरता जा रहा है। आगे आगे क्या होने वाला है, जब तक हम अच्छे लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, जब तक हम अच्छी बातें नहीं बोलेंगे, जब तक हम अपनी एजुकेशन का इस्तेमाल एवरी डे में नहीं करेंगे, तब तक सोसाइटी में हर किसी का लेवल, इज़्ज़त का लेवल गिरता जाएगा, कोई इज़्ज़त नहीं होगी। और वो दिन दूर नहीं है जिस दिन टेलीविज़न के प्रेजेंटर टेलीविज़न की टेबल के ऊपर पैर रख के प्रोग्राम करेंगे और कहेंगे राइट हाउ आर यू, राइट राइट। ऐसा भी हो रहा है, लेकिन इस वक्त आप उनको नहीं देख रहे हैं, इस टेलीविज़न को देख रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। इसी तरह से देखते रहिए। और अब समय होने को है कि आज की जो मेरी लिखी हुई कहानी है परछाई की, वो मैं आपको सुनाऊं। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको ये कहूँगा कि अगली बार जो भी फंक्शन होगा उसमें आप हुमा कर आना, और जितने ज़्यादा आ सकें उतने ज़्यादा आना। यहाँ के लोगों का दिल बहुत बड़ा है, और ये एक ऐसी जगह है कि यहाँ पर कभी भी कुछ भी चीज़ की कमी नहीं आ सकती, क्योंकि इनके प्यार की कमी तो कभी हो ही नहीं सकती। और ये देखने के लिए और महसूस करने के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। मैं चाहूँगा कि अगले साल जब वो फंक्शन हो, मैं यहाँ आऊँ तो यहाँ बाहर बसों में भर भर के लोग आएँ और मुझसे मिलें और गले लग के मिलें। ऐसे दूर से खड़े होके ऐसे करके मुझे मज़ा नहीं आता। वैसे पहले तो हर किसी से गले ही मिलते थे, लेकिन अब कोरोना ने काफ़ी डरा दिया है, और उसके बाद ये है कि अब आदत सी हो गई है कि एक दूसरे से दूर खड़े होकर बात करते हैं। बस कोई टाइम आएगा कि अच्छा वक्त भी आएगा और ये कोरोना ख़त्म हो जाएगा और फिर हम एक दूसरे के गले मिला करेंगे। लेकिन फिर भी कई लोग इतने अच्छे होते हैं, इतनी बातें करते हैं अच्छी, कि आदमी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और कोरोना भी भूल जाता है और जाके उनके गले लग जाता है। मुझे बहुत से लोग ऐसे ही मिलते हैं जिनसे मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। तो फिर अगले साल मिलने का वादा करते हुए इस सेगमेंट को यहीं पर ख़त्म करते हैं और आज की कहानी की तरफ चलते हैं। ये एक 100% सच्ची कहानी है। आइए शुरू करें, मूड बनाए पहले तो। और ये कहानी आज मैं अपने प्यारे दोस्त विजय मोमी की नज़र करता हूँ।
वो इसलिए ताकि इसका यूट्यूब चैनल है। मैं चाहता हूँ कि इस कहानी की एक छोटी सी वीडियो फिल्म बना के ये अपने यूट्यूब चैनल पर चलाए ताकि आप उसको देखें। तो मेरा तो जब बनेगा तब बन जाएगा, इसका तो बना हुआ है, तो बेहतर है कि हम पहले इसका चलाएं, फिर उसके बाद दूसरा बना लें। जब एक है तो एक और बनाने की ज़रूरत क्या है। लेकिन फिर भी हम लोगों की आदत होती है एक दूसरे को दिखाने की, तो फिर इसको दिखाने के लिए मैं बना के दिखाऊँगा। आइए, परछाई अपने ज़माने की एक मानी हुई एक्ट्रेस थी, अदाकारा। जवानी में घर घर उसका चर्चा था। हर जवान लड़का उसका कैलेंडर फ़ोटो का अपने कमरे में लगा कर रखता था। हर कोई लड़का जब शादी करता था तो चाहता था कि उसकी बीवी परछाई जैसी लगे। अगर परछाई जैसी नहीं लगती तो वो परछाई जैसा फैशन करे। अपने फैशन, अपने स्टाइल, अपने कपड़े, अपने कॉस्मेटिक्स, अपने हेयर स्टाइल्स की वजह से परछाई सारी दुनिया में जानी जाती थी। क्या रूप था, क्या जवानी थी, ठाठा मारती जवानी सारी दुनिया की सिर्फ परछाई पर ही आई थी। एक बार जो परछाई को देख लेता था वो दोबारा किसी और को देख ही नहीं सकता था। उसकी आंखों में परछाई समा जाती थी और गजब की अदाकारा परछाई थी। परछाई जब तक 30-35 साल की थी तब तक लोगों के दिलों पर राज करती थी, चलती थी तो लोगों के दिलों को रौंद के आगे निकलती थी। पतली सी परछाई थी। परछाई का फिगर ऐसा था जैसे कि एक सुराही की गर्दन हो, उस तरह की गर्दन थी। और जो गर्दन को देख लेता था उसके नीचे तक तो उसकी नज़र जाती नहीं थी। कमर परछाई की यूं कती हुई सूतली की तरह थी और परछाई की इतनी शेप वाली टांगें थीं कि परछाई जब चूड़ीदार साइडों पर हुकों वाली पजामी पहनती थी, चूड़ीदार, तो टैक्सी ड्राइवरों का एक्सीडेंट हो जाता था क्योंकि उनकी नज़रें परछाई की एड़ियों पर होती थी। सफ़ेद संगमरमर की एड़ियाँ, और उनमें वो पेंसिल हील की एड़ी की वाली सैंडल पहनकर जब चलती थी तो मोरनी भी उसके आगे शर्माती थी। इतनी खूबसूरत चाल परछाई की नेचुरल थी। बहुत सी फिल्मों में काम किया, फिर एक्टिंग के फील्ड में वो आगे जाना चाहती थी। वो स्टेज पर आ गई, स्टेज पर उसने काम किया, टेलीविज़न पर काम किया, रेडियो में भी कुछ टाइम वो रहकर आई और फिर धीरे धीरे उम्र आगे खिसकने लगी। जो परछाई से बहुत ज़बरदस्त प्यार करते थे, देर रात को परछाई के घर भी आया करते थे। परछाई का कैरेक्टर भी ढीला था। वो अब परछाई से सिर्फ टेलीफोन पर ही बातें करने लगे। फिर वीकेंड्स पर हमेशा परछाई सैटरडे संडे को बहुत बिजी हुआ करती थी। फ्राइडे नाइट भी बाहर ही हुआ करती थी। फिर धीरे धीरे फ्राइडे नाइट भी घर में गुजरनी शुरू हो गई। फिर सैटरडे नाइट भी घर में ही होनी शुरू हो गई। फिर संडे को टेलीफोन भी क्वाइट रहना शुरू हो गया। फिर परछाई क्लब्स में जाना धीरे धीरे बंद हो गई। फिर टाउन में गवर्नमेंट ने क्लीन एयर जोन लगा दी। परछाई की कार रोल्स रॉयस थी, मैरून कलर की, पुरानी थी, तो वो भी टाउन में जाना बंद हो गई। परछाई का एक तरह से टाउन में जाना भी बंद हो गया। फिर परछाई के एक दो प्रेमी थे, उन्होंने परछाई को धोखा दिया। कुछ परछाई के पैसे लेकर उड़ गए, कुछ परछाई को इमोशनली तोड़ गए। परछाई बेजार हो गई। परछाई ने ब्लैक होल ऑफ कैलकटा नाम की एक किताब पढ़ी थी। उसमें लिखा था कि हो सकता है कैलकटा में दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रॉस्टिट्यूट्स हों। और उनके ऊपर एक अंग्रेज़ था, वो रिसर्च करने के लिए गया था। उसने ब्लैक होल ऑफ कैलकटा नाम की किताब में लिखा था कि जब तक एक प्रॉस्टिट्यूट 20 से 30 साल की होती हैं वो खूब पैसा कमाती हैं। 30 से 40 साल की उम्र तक जब वो होने लगती हैं तो उनका कॉन्फिडेंस लूज़ होने लगता है और वो किसी का प्यार पाने के लिए
किसी की हो जाने के लिए, किसी से शादी करने के लिए अपने कस्टमर्स जिनको वो कुछ भी नहीं समझती थी उन्हीं से मोहब्बत कर बैठती। और जब तक वो 40 से 50 साल की उम्र की होती हैं, वही उनका प्रेमी, वही उनका जो कि कभी कस्टमर था लेकिन अब हस्बैंड बन गया, उन सब की जन्म भर की कमाई इकट्ठी करके उनको अकेला उसी होल में छोड़कर 9-2-11 हो जाते हैं। और ये उनकी सच्चाई है, इसमें कोई शक नहीं है। मुझसे बेहतर आप जानते होंगे। वो जो कैलकटा के ब्लैक होल की खूबसूरतियाँ थीं, अब वो इंग्लैंड में भी एजुकेटेड होते हुए भी कई बार सड़क पर खड़ी नज़र आती हैं। और जब मैं गुज़रता हूँ तो मुझे उनका देखकर बहुत सी कहानियाँ याद आ जाती हैं, आपको भी याद आती होंगी। लेकिन ये डिपेंड करता है कि कौन इंसान कितना इमोशनल है और किसी की मजबूरी को वो से कितना उसको दुख होता है और कितना वो उनको सपोर्ट कर सकता है। मजबूर का फ़ायदा उठाने के लिए तो सभी लोग होते हैं, लेकिन आजकल उनके रेट भी बहुत कम हो गए। फिर परछाई जब बिल्कुल टूट गई तो बीमार रहने लगी, इतनी बीमार रहने लगी कि वो खुद की लुक आफ्टर नहीं कर सकती थी। और फिर एक दिन वो आ गया कि परछाई को एक ओल्ड पीपल होम में जाना पड़ा। तब तक उसकी उम्र 50 से ऊपर की हो गई थी। जब वो ओल्ड पीपल होम में चली गई तो वहाँ उसका अपना एक कमरा था। वो कमरे को उसने अपनी जवानी की फ़ोटोओं से सजाया, अपनी अच्छी अच्छी चुन्नियों को उसने खिड़कियों पर टांग दिया, तरह तरह की बत्तियाँ जो कि जगमग करती थीं वो लगाईं। उसने अपने कमरे में एक बड़ा सारा ड्रेसिंग टेबल रखा। ड्रेसिंग टेबल पर कभी मैक्स फैक्टर, कभी लॉरियल, कभी कोई बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के कॉस्मेटिक्स हुआ करते थे। लेकिन धीरे धीरे पैसे कम हो जाने की वजह से वो महंगे महंगे कॉस्मेटिक्स चले गए और उसकी जगह पर पाउंड शॉप की सस्ती सी लिपस्टिक, कोई सस्ता सा कॉम्पैक्ट, कोई चैरिटी शॉप की किसी मरी हुई बुड्ढी की आई शेडो, कहीं पर पड़ा हुआ किसी का हेयर पीस की विग, इस तरह का सामान रह गया था। वनसवन्नी ड्रेसेस जो थीं अब परछाई को पूरी नहीं आती थीं, लेकिन एक अटैची भरा पड़ा था। एक अलमारी में कुछ ऐसे कपड़े थे जो कभी नहीं पहने थे, लेकिन किसी ज़माने में जब वो परछाई पहनकर बाहर निकलती थी तो कारों की ब्रेकें लग जाती थी, ट्रैफिक जैम हो जाते थे। इसमें कोई शक नहीं था, बर्मिंघम में आज भी ऐसे हादसों के गवाह हैं और बहुत से इस वक्त टेलीविज़न भी देख रहे होंगे। फिर परछाई एक दिन बैठी थी कि एक चिट्ठी आई। परछाई उस चिट्ठी को देख के बहुत खुश हुई। अब तो बिल भी नहीं आते, अब तो चिट्ठियाँ भी नहीं आती, अब तो इनविटेशन कार्ड भी नहीं आते। एक जगह ज़माने की मानी हुई अदाकारा रात को बत्तियां बंद करके अंधेरे में मेकअप करती थी और फिर मोमबत्ती जला के शीशे में डरते डरते अपना चेहरा देखती थी और कई बार तो ज़ोर की चीख मार के रोती थी और शीशे को नीचे रख देती थी। और कई बार उसी चेहरे को देखकर बहुत खुश हो जाती थी। उसमें उसको अपनी जवानी नज़र आती थी, अपना रूप नज़र आता था। लेकिन जब मुस्कुराती थी तो कभी यहाँ खिड़की थी और कभी यहाँ पर दरवाज़ा नज़र आता था, तो वो घबरा के एक बार फिर से जल्दी से अपनी लिपस्टिक पोंछ के जल्दी सारा मुंह अपना नोच के, सारे बाल नोच कर ऊंची ऊंची ज़ोर ज़ोर की रोती थी। ज़ोर ज़ोर रो रो कर चुप हो जाती थी और सो जाती थी। और जब सुबह उठती थी तो सोती थी मैं वही हूँ, मैं अब शीशा देखूंगी ना तो मैं वही वैसी नज़र आऊँगी। लेकिन शीशा तो वही था, शीशे में रिफ्लेक्शन ही चेंज हो गया था। पता नहीं किसने कर दिया ये सब कुछ। परछाई की इनविटेशन पे लिखा हुआ था, जो चिट्ठी आई थी कि एक्ट आया है नया
यूक्रेन में वॉर चल रही है, ओल्ड पीपल होम के लोगों का ज़्यादा ख्याल रखा जाना चाहिए क्योंकि ये बूढ़े हैं, भाग नहीं सकते, इनको कहीं बम ना गिर जाए, आग ना लग जाए, तो दरवाज़ा बदलना है, फायर प्रूफ दरवाजे लगेंगे। परछाई बैठ गई। जिस दिन दरवाज़ा चेंज करने वाले ने आना था, उस दिन परछाई ने अपनी तरफ से बहुत अच्छे कपड़े पहने, अपनी तरफ से बहुत बनी ठनी, लंबे लंबे बाल पीछे को छोड़े जैसे बंगालियों के होते हैं, कहाँ आँखों में बड़ा बड़ा काला काजल डाला ताकि यहाँ पर जो लाइटें हैं वो सारी छिप जाएं, बड़ी सारी बिंदी लगा ली ताकि यहाँ पर जो ऐसे लिखा है 11 वो सारा ढक जाए, यह ऐसी सी लिपस्टिक लगा ली ताकि उम्र से जो यहाँ लाइनें पड़ गई हैं वो सारी की सारी कवर हो जाएं। फिर उसने ऐसे जो शीशे को देखा, कोई और था पर परछाई को परवाह नहीं थी, आज परछाई के घर किसी ने आना था। परछाई जब उठी तो कमर सीधी नहीं हुई, परछाई ने हाथ रखा, दरवाज़ा खोला, मज़दूर आ गया था। उसने कहा कैन आई चेंज द डोर प्लीज़। परछाई ने कहा ऑफ कोर्स, वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी। उस आदमी ने कहा नो नो आई एम ऑलराइट। परछाई ने कहा ठीक है। परछाई ड्राइंग रूम में बैठ गई और अपने वीडियो पर अपनी ही एक पुरानी फिल्म देखने लगी। परछाई ने आवाज़ सुनी, उस आदमी ने कहा मैंने दरवाज़ा लगा दिया है, अब मैं जा रहा हूँ, हमारा सुपरवाइज़र थोड़ी देर में आएगा। परछाई ने कहा और एक दिन। थोड़ी देर के बाद दरवाज़ा खटका, परछाई ने दरवाज़ा खोला, सामने एक अंग्रेज़ खड़ा था, बड़ी बड़ी आँखों वाला, बहुत खूबसूरत, उसकी आँखें इतनी सुंदर थीं जैसे सफ़ायर से लगे हुए हैं। परछाई ने देखा, उसने भी देखा, उस आदमी के चेहरे पर कोई फ्रेंडली एक्सप्रेशन नहीं आया। उस आदमी ने परछाई को कहा कैन आई टेक अ पिक्चर। परछाई ने कहा माई पिक्चर, oh sure, why didn't you told me before? I would have worn something nice. Oh, so you know me. Yeah, you can take my picture. Oh, go on then. बुढ़िया परछाई। उस आदमी ने कहा मैंने दरवाजे की फ़ोटो लेनी है। परछाई ने कहा ओह ओके ओके, और परछाई अंदर चली गई। वो आदमी इंजीनियर था, दरवाज़ा ठीक लगा है या नहीं उसकी फ़ोटो खींचकर वो चला गया। लेकिन सारा दिन परछाई ये सोचकर ही खुश रही कि चलो आज दरवाजे की फ़ोटो खींचने है, कल को मेरी खींचने भी आ जाएगा, किसी ने मुझे याद तो किया है, दरवाजे की वजह से ही सही, इट डज़ नॉट मैटर। ये बार बार अपने आप को कहती रही और रोती रही। फिर उसके बाद परछाई अपने जो उसका कमरा था, उसके कमरे के नीचे एक लॉन्ड्री रूम था। वहाँ पर ओल्ड पीपल होम की सारी जो बुढ़ियाँ थीं वो इकट्ठी होकर कपड़े धोया करती थी। परछाई भी कभी कभी वहाँ जाती थी और अपने कपड़े धोया करती थी। वहाँ पर एक लंबा सारा गलियारा था, परछाई उस गलियारे में भी जाया करती थी। परछाई के कपड़े गंदे हो गए थे तो उसने लॉन्ड्री रूम में जाकर कपड़े धोने थे। परछाई ने एक शिफॉन की मैक्सी पहनी और अपने मुंह पर सफ़ेद रंग का मेकअप किया, लाल रंग की लिपस्टिक लगाई और अपने आप को बैलेरीना डांसर समझने लगी। और परछाई उस गलियारे में आगे पीछे ला 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 करती हुई डांस करने लगी, ये सोचकर कि मैं स्टेज पर डांस कर रही हूँ। परछाई ने तब तक कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल दिए थे और वॉशिंग मशीन अपना काम करके रुकने लगी। फिर परछाई जो कमरा था लॉन्ड्री रूम उसमें चली गई, उसमें जाके कहने ला ला ला, लेकिन जैसे ही ला करके परछाई पीछे को मुड़ी, परछाई ने देखा कि उसके सामने एक लड़का खड़ा था, जवान, खूबसूरत, अंग्रेज़ों का लड़का। मैं कहता हूँ क्या हसीन आदमी था, कामदेव का रूप, उसके चेहरे से आग निकल रही थी, बॉडी ऐसी थी कि परछाई का दिल किया कि उसके गले से लग जाए। उसको देखकर परछाई को तो शिवजी याद आ गए, भगवान,
क्योंकि एक किताब है कुमार संभव। कुमार संभव में शिव जी की खूबसूरती का जो व्याख्यान है, परछाई के दिमाग में वो चलने लग गया कि जब पहली बार माता पार्वती जी ने शिव जी को देखा था तो ऐसे महसूस हुआ था। ऐसे खड़ी परछाई ने देखा और कहा, आर यू अ गोस्ट? क्योंकि आदमी तो इतना सुंदर हो ही नहीं सकता जितना खूबसूरत हुआ था। उस लड़के ने कहा, परछाई ने फिर कहा, आर यू डू यू लिव हियर? परछाई ने कहा, उस आदमी का परछाई ने कहा, ओह सो यू आर अ थीफ, तुम चोर हो ना? उस आदमी का परछाई ने कहा, ओह तो फिर तुम कौन हो? उस आदमी ने कहा, नीचे 2 नंबर कमरा है, वहाँ पर मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, मैं उनकी सेवा करने के लिए आया हूँ और उनके कपड़े धो रहा हूँ। परछाई ने कहा, अच्छा अच्छा, मैं बहुत उदास हूँ, मुझे अपने गले से लगा लो। वो लड़का आगे बढ़ा और उसने परछाई को अपने गले से लगा लिया। परछाई ने कहा, तुम मुझे नहीं जानते, मैं अपने ज़माने की एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस हूँ। उस आदमी ने कहा, और मैं तो तुम्हारा फ़ैन हूँ, मैं कब से तुम्हें याद करता था, तुम्हें अपनी बाहों में लेना चाहता था। तुम्हारी सारी फिल्में मैंने देखी हैं, तुम्हारे सारे ड्रामास मैंने देखे हैं, टेलीविज़न पर भी मैं तुम्हें देखता था और रेडियो पर भी मैं तुम्हें सुनता था। तुम तो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो और तुमसे मैं शादी करना चाहता हूँ। आज तुम मुझे मिल गई हो, मैं तुम्हें अपनी बाहों में से बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, अब तुम सदा के लिए मेरी हो और बिल्कुल मेरी हो। कह के उस आदमी ने परछाई को बहुत ज़ोर से दबाया। परछाई ने कहा, क्या कर रहे हो, इतनी ज़ोर की मत दबाओ। लेकिन फिर परछाई के दिल में भी कुछ हुआ। परछाई ने अपना मुंह ऊपर किया और होठ ऐसे करके लंबे लंबे सांस लेने लगी। वो आदमी परछाई की तरफ देखता रहा, कुछ भी नहीं किया। परछाई ने अपने गले में से ऐसे करके थूक को ऊपर किया ताकि इसको कुछ हिंट मिल जाए। उस आदमी ने फिर भी कुछ नहीं किया। परछाई चाहती थी कि वो इसको किस करे, लेकिन किस नहीं हुई। परछाई ने कहा, तुम मेरे फ्लैट, मेरे कमरे में क्यों नहीं आते, वहाँ हम दोनों मिलकर चाय पिएंगे। उस आदमी ने कहा, ठीक है, मुझे अपने कमरे की चाबी दे दो, पहले मैं चला जाऊँगा, फिर तुम आ जाना। परछाई ने कहा, बिल्कुल। और परछाई ने जल्दी जल्दी अपना कीरिंग निकाला और कीरिंग में से चाबी निकाल के उसको दे दी। परछाई ने कहा, तुम चलो, मैं आती हूँ। उस आदमी ने कहा, ठीक है, और मुस्कुराता हुआ आदमी चला गया। परछाई ने अपने कपड़े निकाले वॉशिंग मशीन में से, बैग में रखे और अपने फ्लैट में गई। जब गई तो दरवाज़ा लॉक था। उसने कई बार दरवाज़ा खटखटाया, किसी ने नहीं खोला। परछाई ने कहा, हो ये क्या हो गया, दरवाज़ा खोलो, ये क्या मजाक है, ओपन द डोर, आई एम हियर। लेकिन आगे दरवाजे में से कोई जवाब ही नहीं आता था। एक केयर टेकर गुजरा, एक कोई एशियन केयर थी, वो सड़ा सा मुंह बना के निकल गई कि ये बुढ़िया क्या कर रही। परछाई दौड़ी दौड़ी नीचे आई। केयर टेकर का नाम सू था। सू के कमरे में आई और आके बोली कि देयर वॉज अ हैंडसम मैन, एक बहुत खूबसूरत आदमी लॉन्ड्री रूम में था। उस आदमी ने मेरे साथ बात की, वो फ्लैट में जाकर मेरे साथ चाय पीना चाहता था और उसने मुझे कहा कि मुझे चाबी दे दो। मैंने उसको चाबी दे दी। सू ने कहा, यहाँ कोई नहीं आया, तुम किसकी बातें कर रही हो? फिर परछाई ने कहा, नहीं, उसने कहा था कि नंबर 2 में मैं रहता हूँ, मेरे बूढ़े माँ बाप वहाँ रहते हैं। सू ने कहा, उस फ्लैट में तो पिछले बहुत से सालों से कोई नहीं रहता, लेकिन तुम चाहती हो तो आओ मैं तुम्हें दिखाऊं। सू ने अपनी चाबी से उस फ्लैट का दरवाज़ा खोला कमरे का, तो वहाँ कोई नहीं था, बिल्कुल उजाड़ थी, लेकिन एक टेबल थी, उसके साइड पर वो चाबी ज़रूर पड़ी हुई। सू ने भी कुछ नहीं कहा, परछाई ने भी कुछ नहीं कहा, बस अपनी चाबी लेकर परछाई अपने कमरे की तरफ आ गई कि देखो ये आदमी मर गया, ये मेरा फ़ैन था, लेकिन मरने के बाद भी ये मेरा फ़ैन रहा और मुझे इस ओल्ड पीपल होम में भी ये मिलने के लिए आया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आज भी मैं खूबसूरत हूँ, आज ही मुझ में अदा है जिससे मैं इंसान ही नहीं बल्कि भूतों को भी लुभा लेती हूँ। ये सोचकर परछाई बहुत खुश हुई और जल्दी जल्दी अपने बूढ़े मुंह पर और भी ज़्यादा मेकअप करना शुरू कर दिया। आज की परछाई की कहानी जो कि मैंने लिखी थी, बिल्कुल सच्ची कहानी, यहीं पर समाप्त होती है। अगर